हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन को। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सारे परावर्तन के नियम और प्रकाश से रिलेटेड, ध्वनि से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आपके छोटे छोटे से, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। तो जब भी कोई सरफेस जैसे होती है, जैसे चिकनी सरफेस होती है, कोई भी ऐसा कोई भी परावर्तक पृष्ठ होता है जैसे इस प्रकार का, तो क्या होता है कि जैसे ही कोई भी सूर्य की प्रकाश या फिर कोई भी बल्ब से आने वाली, कोई भी प्रकाश के स्रोत से आने वाली जो प्रकाश होता है, वो क्या करता है, इस परावर्तक पृष्ठ पर आता है। यहाँ पर जैसे ही पड़ता है ये प्रकाश, वो रिटर्न हो जाता है दूसरी दिशा में, ठीक है ना। और क्या होता है, हमको देखो ये इस तरह से ये इस पर टकराया और इस तरह से ये दूसरी दिशा में ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर दिशा बदल करके उसी माध्यम में वापस से लौट आती है, ठीक है ना। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ओके, तो ये जो होता है प्रकाश का परावर्तन, इसके कुछ नियम भी होते हैं। जैसे सबसे पहला नियम इसमें बताया गया है, आपतित किरण जो होती है और परावर्तित किरण जो होती है और अभिलंब होता है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। अर्थात जैसे ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक, ये समझे आप, ये परावर्तक पृष्ठ है। जैसे इस पर कोई लाइट आती है और ये लाइट क्या करती है, दूसरी दिशा में ट्रांसफ़र हो गई, ठीक, इस दिशा से आई, इस दिशा में ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है ना। इस तरह से ये परावर्तित हो गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो टकरा रही है, जहाँ पर आपकी प्रकाश, वहाँ पर हम लोग एक अभिलंब खींचते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। जैसे ये अभिलंब है, ये वाला क्या है आपका आने वाली है ना, इंसिडेंट वाली लाइट है, और ये हो गई रिफ्लेक्ट आपकी लाइट। ओके, तो ये तीनों क्या होते हैं, हमको एक ही तल में देखने को मिलते हैं। ये है एक तल, ये एक तल है, इस तल में हमको ये तीनों चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है ना, एक ही तल में स्थित होते हैं। इसके बाद द्वितीय नियम पर आ जाइए। आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण है, और परावर्तन कोण जो है ये वाला आर, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। आई बराबर जो होता है वो आर के बराबर होता है। ओके, ये सभी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं हम लोग परावर्तन के प्रकार को। परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, तो परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। ऐसा परावर्तन जो कि चिकनी सतह से टकराकर, जैसे ये सतह बिल्कुल चिकनी है, तो इस सतह से जब कोई भी प्रकाश परावर्तित होता है तो सीधे क्या होता है, इस तरह से सीधी रेखा में गमन करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, ये होता है आपका नियमित परावर्तन। अगर अनियमित परावर्तन की बात की जाए तो जो ये तल होता है वो किस तरह से होता है, इस तरह से खुरदुरी सतह होती है, और जब खुरदुरी सतह से कोई भी प्रकाश इस पर आपतित होता है तो क्या होता है, कई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में रिफ्लेक्ट हो सकता है ये लाइट। ओके, सीधा सीधा न जाते हुए। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। ये किसी भी दिशा में हो सकता है और किसी भी प्रकार से इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के रूप में हो सकता है, फैल सकता है ना, मीन्स ये प्रकाश। और इस प्रकाश पे क्या होता है, ये सीधी लाइन में गमन करता है इस तरह से। ओके, ये दो प्रकार के परावर्तन हो गए। चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ परावर्तक सतहें और उसके उदाहरण। परावर्तक सतहें कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे दर्पण हो गए आपके ना, अलग अलग प्रकार के दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सारी चीज़ें कैसी होती है, परावर्तक सतह कहलाती है आपकी। जैसे एक समतल दर्पण की बात की जाए तो समतल दर्पण कैसा होता है आपका, प्लेन मिरर, इस तरह से होता है समतल दर्पण पूरा। ओके, ये मिरर हो गया आपका, बिल्कुल समतल होता है इस तरह से। जब इससे कोई भी प्रकाश इस तरह से आता है और लौटता है तो क्या होता है, समान आकार की सीधी आभासी छवि हमको बनाते हुए दिखता है यहाँ पर। वहीं अवतल दर्पण की अगर बात की जाए, अवतल दर्पण इस तरह से होता है, ठीक है, अवतल दर्पण इस तरह से होता है, और एक होता है उत्तल दर्पण जो कि इस तरह से होता है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। एक तो हो गया समतल दर्पण, इस तरह से बिल्कुल पूरा समतल रूप में होता है, ये समतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण किस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, और उत्तल दर्पण किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है, ठीक। ये दो प्रकार के आपके, तीन प्रकार के दर्पण हो गए। तो समतल दर्पण तो आपका क्या बताएगा, समान आकार की बताएगा और सीधी और आभासी छवि बनाता है, ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो समतल दर्पण है वो किस प्रकार की छवि बनाएगा, आपका समान आकार की भी बनाएगा। जैसे ये आकार है आपका 4-5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ दर्पण में भी हमको 5 सेंटीमीटर की ही जो छवि है वो बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है ना, समान आकार की और सीधी सीधी हमेशा दिखाई देगी और आभासी छवि दिखाई देगी। ओके, ये तीन चीज़ें याद रखना।
इसके बाद अवतल दर्पण पर आते हैं। अवतल दर्पण जो होता है वो कैसा होता है, वास्तविक या आभासी छवि बना सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार की छवि बना सकती हैं, जैसे शेविंग मिरर और सौर भट्टी। ये कैसे होते हैं, अवतल दर्पण का एक उदाहरण हो गया। अब उत्तल दर्पण देखिए, छोटी और आभासी छवि बनाता है, जैसे कार्नियो और रियर व्यू मिरर्स जो होते हैं वो उत्तल दर्पण का फॉर्मेशन करते हैं। ये छोटी और आभासी छवि को बनाते हैं। चलिए, दैनिक जीवन में इनके उपयोग है अलग अलग। दर्पण हो गया, वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण हो गए, दूरबीन और कैमरा हो गए, प्रकाश स्तंभ हो गए, ये सारे आपके किसके काम हो गए हैं, आपके जो भी परावर्तन के हैं उसके उपयोग हो गए। अब गोलीय दर्पण पर आ जाइए। तो जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है, पहले ये समझिए। तो जैसे खोखला गोला जो होता है उसकी सतह का एक भाग चमकाया जाता है और दूसरे उसे दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे एक खोखला गोला है, ठीक, ये खोखला गोला है, इसका एक भाग हमने क्या, एक सतह को हमने अच्छे से चमका दिया, ठीक है ना, ये वाली सतह को, और उसे क्या किया, दर्पण के रूप में प्रयोग किया, तो उसको बोलते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। जैसे आपके एक गोले के भाग को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, एक दर्पण में कन्वर्ट कर देते हैं अगर, तो उसको बोलते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। ओके, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या कहलाता है, जो गोले की भीतरी सतह होती है उसकी कैसी होती है, परावर्तक होती है, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया, ये होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक। ये जैसे गोला है, इसकी भीतरी सतह कैसी है आपकी, वो क्या करती है, परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य। अगर इससे काटा जाता है इस तरह से, वो किस तरह से हो जाता है, गोला इस तरह से हो जाएगा। तो अवतल दर्पण जो है वो आपके गोलीय दर्पण में आता है, जो कि आपके भीतरी सतह का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। यह प्रकाश को एक बिंदु पर समेट कर करता है और शेविंग मिरर और इसमें, ठीक है, अभी हमने देखा ये सारी चीज़ें। अब एक उत्तल दर्पण देखिए। उत्तल दर्पण क्या होता है, गोले की जो बाहरी सतह होती है, बाहरी सतह हो गई, ठीक है ना, ये वाली बाहरी सतह इसकी। तो ये जो बाहरी सतह जब दर्पण का काम करती है किसी गोले की, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है ना। ये वाला अंदर वाला भाग कैसा होगा आपका, पॉलिश्ड रहेगा, और बाहर वाला भाग क्या करेगा, आपका परावर्तक सतह का काम करेगा, ठीक है ना। ये दो प्रकार के मिरर्स हो गए, अवतल दर्पण का याद रखना एक, और ये उत्तल दर्पण का याद रखना, ठीक। चलिए, गोलीय दर्पण की कुछ देखिए, गोलीय दर्पण की हम लोग कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे एक गोलीय दर्पण है, आप ऐसे समझिए, ठीक है, ये गोला है, ओके। अगर हम इसको डिवाइड कर दे, इधर आधा आधा कर दे, इस तरह से काट दे, तो क्या होगा, इस दर्पण में दो भाग बन जाएंगे इसके, ठीक है, एक भाग ये, एक भाग ये वाला। तो जो ये वाला भाग होगा आपका उत्तल दर्पण का काम करेगा, और ये वाला भाग जो होगा वो आपका अवतल दर्पण का काम करेगा। इतना आ गया आपको समझ में, ठीक है, इतना आता है समझ में। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ इसके परिभाषाएं जो आपको याद रखना है। एक होता है ध्रुव। तो दर्पण का जो केंद्र बिंदु होता है, ये वाला बिंदु, वो आपका कहलाता है ध्रुव, जिसको हम लोग दर्शाते हैं P से, ओके। इसके अलावा आते हैं वक्रता केंद्रक। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, देखिए, अवतल दर्पण ध्रुव कौन सा होगा, ये वाला होगा P, ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं वक्रता केंद्र को। तो जो ये गोलीय दर्पण का भाग कौन है, या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है, इस गोले का भाग है। तो इस गोले के जो केंद्रीय बिंदु होता है वो आपका कहलाता है वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसी गोले की त्रिज्या जो r होती है उसे कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। इसे c से दर्शाते हैं, इस बात को याद रखना। वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। अब प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ठीक, ध्रुव हो गई ये वाली, ठीक है। अभी हम लोग ये समझ लेते हैं, ध्रुव यहाँ पर है, ठीक, इस तरह से ध्रुव है, ये वक्रता त्रिज्या है और वक्रता केंद्र है, ठीक। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है इस तरह की ये आपका कहलाता है मुख्य अक्ष, ठीक, ये वाला होता है आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ठीक। ये होता है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस हो गया, फोकस क्या हो गया, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ समानांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं, अवतल या मिलने की स्थिति में लगती हैं उत्तल, ठीक। अभी देखो ये समझते हैं हम लोग कि फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, जैसे मुख्य अक्ष है, ठीक। अब इस पे ये वाला बिंदु जो होता है, यहाँ पर हम लोग क्या होता है, जब वस्तु से कोई भी प्रकाश की किरणें आ रही है ना, ये वस्तु है, इस वस्तु से क्या होती है, प्रकाश की किरणें आती हैं, इस तरह से आ रही है और इस तरह से आ रही है, ठीक। और ये दोनों बिंदु, ये दोनों जो किरणें हैं
वो किस बिंदु पर मिल रही है? एक बिंदु पर मिल रही है मुख्य अक्ष के, तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। यहाँ से हो रहा है इसका फोकस, ठीक है। या तो परावर्तन के बाद, देखिए परावर्तन के बाद जब मिलती है, एक मिनट देखिए हम लोग फिर से देखते हैं। ये हो गया आपका अवतल वाला भाग, ये होता है उत्तल वाला भाग ना। चलिए पहले अवतल देख लीजिए। अवतल वाले भाग में क्या होता है, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गई आपकी वस्तु। तो जब परावर्तन के बाद यदि यहाँ पर अगर आपकी यहाँ पर मिल रही है, ठीक इस तरह से अगर मिल रही है, फिर से रुकिए, ये आपकी वस्तु हो गई, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ठीक। परावर्तन के बाद में यहाँ पर मिल रही है ये इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक दोनों जो किरणें हैं वो आपस में क्या मिलती हैं, परावर्तन के बाद मिल रही है यहाँ पर। तो ये आपका हो गया फोकस। ये किस स्थिति में होगा, आपका अवतल दर्पण की स्थिति में। और उत्तल दर्पण की स्थिति में क्या होता है, परावर्तन के पहले ही मिल जाती है। देखिए ये इस तरह से लगती है, ये इस तरह से, तो ये फोकस हो गया, ठीक। तो ये फोकस दो तरीके के हो गए आपके, जो जहाँ पर आपकी जो किरणें हैं, समानांतर किरणें जो आपकी वस्तु से निकलते हुए आती हैं और किसी मुख्य अक्ष पर एक जगह पर मिलती हुई दिखती है या फिर मिलती हुई लगती हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग फोकस बोलते हैं। इसके अलावा होती है फोकस दूरी। अब देखिए ये फोकस हो गया आपका, अब इसको समझना है, ठीक है। ये होता है आपका फोकस, ये आपका होता है ध्रुव, है ना। ये इतना आता है आपको समझ में। अब ये फोकस और ये ध्रुव होता है, इसके बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक। इसको याद रखिएगा, फोकस दूरी को। और फोकस दूरी बराबर होती है आपकी 2r के, ठीक। ये बात भी याद रखना, ये फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंटली याद रखिएगा। फोकस दूरी बराबर होती है 2r के। अब इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग वही शेविंग मिरर में होता है, वाहन के हेडलाइट्स में होता है, सूर्य की ऊर्जा को केंद्रित करने में होता है। और उत्तल दर्पण का वाहन के पीछे दिखने वाले दर्पण में सड़क के मोड़ों पर ट्रैफिक दिखने के लिए। ये दोनों चीज़ें, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी याद रखिएगा कि किसका उपयोग हम लोग जनरल हमारे जो काम होते हैं उसमें किस किस दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक। चलिए देखिए, एक चीज़ ये याद रखना, जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, छोटी चीज़ को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। छोटी चीज़ को बड़ी देखने के लिए करते हैं, ठीक। ये बात याद रखना। अवतल दर्पण जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको बड़ा करके देखने के लिए, अब जैसे आप शेविंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके छोटे छोटे से बाल होते हैं जिसको छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं हमारे चेहरे पर, उनको देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ कर लेते हैं, जिससे वो क्या करता है, आपको आवर्धित होते हुए दिखाई देगी, बड़ी करके दिखाई देगा। जैसे वाहन की हेडलाइट्स हो गई, वाहन के हेडलाइट्स में हम लोग क्या देखते हैं, एक छोटी सी हेडलाइट होती है जो कि क्या करती है, प्रकाश को इस तरह से पूरी दूर फैला देती है, इस तरह से फैला देती है, ठीक है ना। ये भी क्या कर रही है, छोटी चीज़ को बड़ा कर रही है, सूर्य की ऊर्जा को केंद्रित करने में। सूर्य की ऊर्जा है, अब यहाँ पर क्या है, हम लोग बड़ी से छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, मीन्स इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको याद रखना है आपको। अब जैसे उत्तल दर्पण हो गया, अब इसमें वाहन के पीछे वाले जो दर्पण जो होते हैं, जैसे आया आपका बड़ा सा वाहन है और हमारी छोटी सी बाइक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाहन को हमको देखना है पीछे की तरफ से, तो ये बड़ा सा वाहन क्या होता है, हमको उत्तल दर्पण में छोटे से मिरर में हमको दिखाई देता है और क्या करता है, बड़े एरिया को कवर करता है ना, आपके बड़े एरिया को आपको छोटे से जगह पे दिखाने का काम जो है वो उत्तल दर्पण करता है। सड़क के मोड़ों पर ट्रैफिक देखने के लिए, है ना, हम लोग इसका यूज़ करते हैं। चलिए, प्रकाश का अपवर्तन, ये आया आपको समझ में, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। अब आप कंफ्यूज मत होना इसमें। प्रकाश का अपवर्तन देखिए, प्रकाश का जो अपवर्तन है वो किस तरह का होता है, जैसे इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। अब अपवर्तन में यह चीज़ हो रही है कि जब कोई प्रकाश जो है वो क्या होता है, एक माध्यम है, जैसे हवा वाला माध्यम है ये वाला, ठीक। हवा से किस में प्रवेश कर रही है, ये आपके कर रही है पानी में प्रवेश कर रही है, ठीक। ये मान लेते हैं हम लोग पानी है, ये पानी में अगर प्रवेश करती है, ठीक, ये वाला प्रकाश आपका पानी में प्रवेश कर रहा है, तो क्या होता है, इसकी दिशा इस तरह से बदल जाती है, ठीक। और उसकी गति और दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अपवर्तन।
ठीक, एक माध्यम से अगर कोई वस्तु जो है, आपका प्रकाश जो है वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है, अपनी दिशा बदल देता है इस तरह से। ठीक, इसे बोलते हैं हम लोग अपवर्तन, है ना। अब जैसे प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है, सीधे सीधे जाती है कोई भी लाइट और अपनी दिशा बदल देती, बस इतना ध्यान रखना है आपको। और इसमें क्या हो रहा है, माध्यम भी बदल रहा है, कोई भी पारदर्शी माध्यम होना पड़ता है ना, इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है कोई भी प्रकाश की किरण इसमें। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पानी का जैसे उदाहरण, है ना। पानी में क्या होता है, हमको डूबा हुआ कोई तिनका जो होता है, इस तरह से डूबा हुआ तिनका है। अब हमको कैसा दिखाई देता है, थोड़ा सा इस तरह से मुड़ा हुआ दिखाई देता है पानी के अंदर ये। तो ये मुड़ा होने का कारण ही है अपवर्तनांक इसका, क्योंकि जो हवा का अपवर्तनांक है वो अलग होता है जल के अपवर्तनांक से। अपवर्तन के कारण अलग अलग होते हैं, जैसे अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की गति अलग अलग होती है। जैसे वायु, पानी, कांच, इसमें क्या होता है, अलग अलग माध्यम में सारे, वायु है, पानी है, कांच है, तो इसमें क्या होती है, प्रकाश की गति अलग अलग होती है। गति में यह परिवर्तन प्रकाश की दिशा बदल देता है। ठीक, ये अलग अलग चीज़ें हो गई। अब अपवर्तन के कुछ नियम देख लेते, जैसे हमने परावर्तन के नियम देखे। अब अपवर्तन के नियम देखिए। पहला नियम क्या होता है आपका, आपतित किरण जो होती है और अपवर्तित किरण जो होती है दोनों होते हैं, और अभिलंब होता है। तीनों क्या होता है, एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ठीक, ये हमने अभी इसमें भी देखा परावर्तन के नियम में। दूसरा नियम क्या होता है आपका, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, जिससे याद रखना है आपको। आपतन कोण जो होता है और परावर्तन अपवर्तन कोण होता है। ठीक, दो कोण होते हैं, इनका साइन का अनुपात हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, ये अनुपात हमेशा कैसा रहेगा आपका, स्थिर रहेगा, ये कभी भी बदलेगा नहीं। आपका जो जैसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो आपका क्या कहलाता है, μ/1। ठीक, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और ये पहले माध्यम का है। इस तरह से ये माध्यम के सापेक्ष क्या कहलाता है, हमको अपवर्तनांक कहलाते हैं। देखिए इसे समझे आसानी से। आपका साइन आपतन कोण हो गया। ठीक है, ये तो पहले समझिए कि आपतन कोण किसे कहते हैं। जैसे आप प्रकाश की किरण आ रही ना, ये एक अभिलंब है और ये आपके अपनी दिशा से इस तरह से बदल गया। ठीक, तो ये वाला आपका कोण कहलाता है आपतन कोण I, और ये आपका कहलाता है परावर्तन कोण R। ठीक, ये हो गया, दोनों कोण अलग अलग हो गए। साइन I और साइन R जो होता है आपका, इसका जो आपका अनुपात होता है, जैसे साइन I हो गया, बाय में हो गया आपका साइन R, ये होता है। अब इसका मान जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका, μ/1 से। जैसे दूसरा माध्यम ये वाला है μ2 और पहला माध्यम ये है μ1। ये दोनों के माध्यम के जो अनुपात है वो कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे। और देखो इसके सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो आपका स्थिर रहता है। इस तरह से ही बताना चाह रहा है। देखिए ये μ/1 हो गया और ये वाला न्यू, बस इतना याद रखना आपका। साइन I जो होता है और बाई में जो साइन R होता है ये किसके सापेक्ष होता है, μ/1 के होता है, और ये हमेशा कैसा रहता है, स्थिर रहता है। बस ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है ना, ये आपका बदलेगा नहीं किसी भी परिस्थिति में। जो आपका जैसे वायु वाला माध्यम है, ठीक है, दूसरा माध्यम है आपका जल का और पहला माध्यम है आपका वायु का, ये हमेशा कैसा रहेगा, इसका अपवर्तनांक हमेशा सेम रहेगा। देखिए अब अपवर्तनांक हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। यह किसी माध्यम में प्रकाश की गति की तुलना निर्वात में प्रकाश की गति से करता है। जैसे निर्वात में प्रकाश की गति है वो प्रकाश की गति जैसे c है ना, निर्वात में प्रकाश की गति c है, और किसी माध्यम में प्रकाश की गति कितनी है, v है। ठीक, जैसे वायु हो गया, जल हो गया। ठीक, इसमें अलग अलग है। तो इस टाइम पे क्या होता है आपका न्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका, c/v के बराबर होता है। ठीक, चलिए अब दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण है अलग अलग। पानी में रखा हुआ तिनका जैसे हो गया, लेंस द्वारा छवि बनाना, इंद्रधनुष, चश्मे, इन सभी में किसका यूज़ होता है आपका, अपवर्तन का यूज़ होता है। जैसे लेंस है आपका, ठीक, लेंस क्या करता है, जैसे प्रकाश के आते ही प्रकाश आया इसके ऊपर और फिर ये क्या करता है आपका आवर्धित कर सकता है
इस छवि को, ठीक, उल्टा सीधा किस तरह से स्पष्ट रूप से बता सकता है इस छवि को। ठीक, हम लोग लेंस में इसका यूज़ करते हैं और लेंस का ही यूज़ हम लोग किसको बनाने में करते हैं, हम लोग चश्मे बनाने में करते हैं। इंद्रधनुष बनाने में भी जैसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अलग अलग भागों में इस तरह से डिवाइड कर देता है, आपको 7 रंग दिखाई देते हैं, 7 रंग दिखाई देते हैं। तो ये इंद्रधनुष बनाने में इसका यूज़ हो गया। ठीक, ये अलग अलग कारण होंगे इसके। इसके अलावा होता है पवर्तन बराबर प्रकाश की गति और दिशा का परिवर्तन। नियम हो गए अलग अलग, जैसे तल का नियम और स्नेल का नियम। उपयोग हो गए लेंस, प्रिज्म, कैमरा, चश्मा आदि। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप समझिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो जब क्या होता है प्रकाश की किरण घनत्व वाले माध्यम से कम घनत्व वाले माध्यम में, ठीक है, ये अधिक घनत्व कर लेना चाहिए, अधिक घनत्व वाले माध्यम से कम घनत्व वाले माध्यम में जब प्रवेश करती है कोई भी प्रकाश की किरण, तो आपतन कोण का मान जो होता है वो महत्वपूर्ण कोण से अधिक हो जाता है आपका। जब प्रकाश की किरण पूरी तरह से उसी माध्यम में लौट आती है, इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अर्थात जब कोई भी किरण जो होती है सघन माध्यम से आपके विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो इस टाइम पे क्या होता है, पानी से हवा और कांच से हवा जैसे जैसे आपके जाती है, तो उसमें क्या होता है, आपका आपतन कोण जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा इस कंडीशन में। और कैसा दिखाई देगा आपका, देखिए इस तरह से। देखिए पहले क्रिटिकल एंगल को समझ। तो क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, जब आपतन कोण जो होता है वो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, जिस पर अपवर्तन कोण क्या होता है 90 डिग्री हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल, जिसको बोलते हैं साइन सी बराबर 1 न्यूम। ठीक, ये बोलते हैं अपवर्तनांक जिसे कहते हैं हम लोग। जैसे होगा आपका, ये आपका एक सरफेस है, इसमें आपतन कोण होता है और अपवर्तन कोण इस तरह से 90 डिग्री पर आ जाता है। ठीक, ये आपका होता है अपवर्तन कोण आपका आता है 90 डिग्री पर, तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, बिल्कुल पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है और ये वाला जो कोण है वो आपका बनता है 90 डिग्री का। ठीक, ये आपका अभिलंब हो गया, रुके फिर से समझिए, ये आपका तल है, ये अभिलंब हो गया, ये वाला जो प्रकाश आया और ये इस तरह से सीधा निकल गया, मीन्स इस टाइप में क्या हुआ कि ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक, आपतन कोण जो होता है क्रिटिकल एंगल से हमेशा कैसा होना चाहिए, छोटा होता है। जैसे आपतन कोण आपका है 50 डिग्री का, समझिए ये 50 डिग्री पर जा रहा है और ये 50 डिग्री जो है 90 डिग्री से कैसा है, इस तरह से नहीं, रुकिए फिर से रुकिए, देखिए आपतन कोण है और ये परावर्तित हो रही है, ठीक है ना, इसके बीच में है आपका 90 डिग्री का एंगल और इसके बीच में जाता है आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपका हो सकता है 120 डिग्री के समथिंग। ठीक, ये अगर ज़्यादा है और ये आपका क्रिटिकल एंगल जो है वो कम है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक, जैसे पानी से हवा में जा रही है कोई भी वस्तु, या आपकी लाइट या फिर कांच से हवा में जा रही है, तो इस टाइम पे क्या होता है, पानी कैसा है आपका सघन माध्यम है और हवा कैसी है आपकी विरल माध्यम में है, और कांच कैसा है आपका विरल है, सघन है, और हवा कैसी है विरल है। इस तरह से अगर सघन से विरल माध्यम में कोई भी प्रकाश की किरण जा रही है, तो इस टाइम पे क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे आप उदाहरण देखते हैं, पानी में डूबे तैराक को पानी की सतह पर चमक दिखाई देना, हीरे और हीरे की चमक जैसे होती है, फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, बर्फ के टुकड़े में चमक होती है, तो ये सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हो गए। उपयोग अलग अलग होता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर में इसका यूज़ होता है, प्रिज्म में होता है, पेरिस्कोप में होता है, हीरे की चमक का कारण भी यही होता है। ठीक, हीरे में चमक का कारण कैसे कि हीरा जो होता है उसके अंदर अनेक कट्स इस तरह से लगे होते हैं, कई कट्स है ना, कट्स के कारण क्या होता है, ये आपका जो है वो सघन माध्यम, ये आपका विरल माध्यम बन जाता है, और जो आपकी बाहर की हवा जो होती है वो कैसे हो जाती है, सघन हो जाती है, और जैसे सघन से विरल में प्रवेश करता है प्रकाश, तो अंदर ही अंदर क्या होता है उसका परावर्तन, इस तरह से अंदर के अंदर क्या होता है, इसका परावर्तन होता रहता है और हमें डायमंड कैसा दिखाई देता है, एकदम बिल्कुल चमकदार दिखाई देता है। अब प्रकाशिक तंतु की परिभाषा समझिए। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, एक प्रकार का
पतला और लचीला ग्लास के जैसा होता है। प्लास्टिक के रेशे इस तरह से पतला होता है और ग्लास की तरह होता है, प्लास्टिक टाइप होता है, जिनके माध्यम से प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ये आपकी लाइन हो गई एक, ठीक। और इसमें क्या होता है, प्रकाश जैसे ही इसमें प्रवेश करता है तो अंदर ही अंदर क्या होता है, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और इस प्रकाश को क्या कर सकते हैं हम लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं इस तरह से। तो ये होता है आपका प्रकाशिक तंतु। ये ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ अभी बहुत ही प्रचलन में है, तो उसको याद रखिएगा, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर किस पर डिपेंड करता है, आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिपेंड करता है, ये चीज़ याद रखना। ओके, अब इसका जो कोर देखिए, स्ट्रक्चर भी कई बार पूछ लेते हैं ना ऑप्टिकल फाइबर्स की स्ट्रक्चर्स, कि क्या क्या स्ट्रक्चर होती है ऑप्टिकल फाइबर की। तो कोर होता है, तो बीच का भाग आपका कोर कहलाएगा। जैसे ये जैसे एक तार होता है ना, इसी टाइप से ऑप्टिकल फाइबर भी होता है, जिसके क्या होता है, बीच का भाग जो आपका कहलाता है वो कोर कहलाता है और उच्च अपवर्तनांक वाला होता है ये, ठीक है ना। जैसे ही प्रकाश की किरण आई और ये क्या करता है, इस तरह से अपवर्तन करने लग जाता है, तो उच्च अपवर्तनांक इसका होता है। और देखिए, आप क्लैडिंग देख लीजिए, सेकेंड भाग होता है आपका क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या होता है, कोर के चारों ओर पतली परत जो होती है, ठीक है, कोर हो गया बीच का, और इसके भी ऊपर जो पतली परत है आपकी ये वाली, इसको कहते हैं हम लोग क्लैडिंग। ये होता है क्लैडिंग। कम अपवर्तनांक वाला होता है ये और प्रकाश के कोर में बनाए रखता है। इसके बाद होता है सुरक्षा परत। बाहर की जो परत होती है, जो फाइबर को मजबूती प्रदान करती है, इसके ऊपर क्या होती है, एक मजबूत परत दिखाई देती है हमको, सुरक्षा परत जिसे कहते हैं हम लोग, जो कि क्या करती है, फाइबर को मजबूती देती है और सुरक्षा प्रदान करती है। अब इसकी कार्यप्रणाली समझ लीजिए। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, जब प्रकाश कोर में प्रवेश करता है और क्लैडिंग से टकराता है, तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कोर के अंदर ही बार बार परावर्तित होता है। इस प्रकार प्रकाश बहुत लंबी दूरी तक बिना ज़्यादा क्षति के यात्रा करता है। यह भी मैंने आपको बताया कि जैसे कोर में जैसे ही प्रवेश करेगा और बीच वाला जो भाग होता है आपका, ठीक, ये तो कोर वाला भाग हो गया आपका और ये क्लैडिंग वाला भाग हो गया। अब यहाँ पर क्या करता है, जैसे प्रकाश अंदर प्रवेश किया, यहाँ पे आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा इसका इस तरह से। और ये क्या है, कम क्षति में ही क्या करता है, लंबी दूरी को तय करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इसे आसानी से पहुँचा सकते हैं, ठीक। यहाँ पर बार बार इसका क्या होता है, परावर्तन होता रहता है, ठीक। तो क्लैडिंग याद रखिएगा, कहाँ से आपका टकरा रहा है, क्लैडिंग से टकरा रहा है, कोर के अंदर जा रहा है और इसकी सबसे बाहरी परत तो आपकी सुरक्षा परत होगी। कोर और क्लैडिंग, ये दो नाम आप इम्पोर्टेंटली याद रखना, कोर होता है और क्लैडिंग होता है। क्लैडिंग से ही टकराता है प्रकाश, ठीक, ये याद रखना, क्लैडिंग से ही आपका क्या टकराता है, प्रकाश टकराता है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, एक होते हैं सिंगल मोड फाइबर, एक होते हैं मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड में क्या होता है, बहुत पतला कोर होता है सिंगल मोड में, केवल एक ही किरण गुजरती है और लंबी दूरी की टेलीकम्युनिकेशन में उपयोग होता है, लंबी दूरी के संचार में इसका उपयोग हो रहा है। मल्टी मोड फाइबर जो होते हैं, बड़ा कोर होता है और कई किरणें एक साथ गुजर सकती हैं, छोटी दूरी और लोकल नेटवर्क में इसका उपयोग होता है। एप्लीकेशंस हो गए अलग अलग, जो कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है, मेडिकल्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल में, मिलिट्री में इसका यूज़ होता है। लेंस, अब लेंस को समझिए। परिभाषा क्या होती है, एक पारदर्शी माध्यम का वह भाग जिसकी दोनों सतहें वक्राकार होती हैं या एक सतह समतल और दूसरी सतह वक्राकार होती है, तो उसे लेंस कहते हैं, ठीक। देखिए, अब लेंस क्या होता है, इस तरह से कर्व्ड होती है, या तो एक सतह कैसी होती है, इसकी समतल होती है ऐसे, और दूसरी सतह कैसी होती है आपकी, वक्राकार, इस तरह से होती है, या तो फिर वो इस तरह से हो सकती है, इस तरह से। ये होता है एक लेंस और एक ये लेंस होता है, ठीक। तो इसे बोलते हैं हम लोग लेंस बोलते हैं। या तो दोनों सतह हैं, देखिए, या तो इस तरह से होगा, ये इस तरह से, ठीक, या तो इस तरह से होता है, या फिर किस तरह से होगा आपका, दोनों ही सतहें वक्राकार हो गई इस तरह से, ये इस तरह से। तो ये होते हैं आपके लेंस होते हैं। अब ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तल लेंस, जैसे दर्पण में हमने देखा था,
उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। उसी प्रकार लेंस में भी दो प्रकार होते हैं आपके, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं आपके, इस तरह से होते हैं। ये उत्तल लेंस हो गए और ये होते हैं आपके अवतल लेंस। ठीक, देखो बीच में मोटा हो गया ये, और किनारों पे कैसा हो गया, पतला हो गया। और ये कैसा होता है, बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। ठीक, यहीं पर हमको एक अंतर दिख गया इसमें। अब कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसको, संग्राही लेंस, क्योंकि ये क्या करती है, बड़े बड़े प्रकाश को इस तरह से एक छोटे से उसमें केंद्रित कर देती है। अभी हमने देखा ये क्या करती है, बड़ी वस्तु को आपको छोटा करके दिखाई देगी इसमें, उत्तल में। और अवतल क्या करता है, छोटी वस्तु को ना, छोटी सी जगह को कैसा आवर्धित करते हुए दिखाई देगा, ये इस तरह से आवर्धित करते हुए दिखाई देगा। ये छोटा से बड़े में कन्वर्ट करता है किसी भी वस्तु को। तो दोनों में ये दो अंतर हो गए। इसके बाद यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, वही चीज़ हो गई। ये उत्तल लेंस क्या होता है, ये प्रकाशिक तंतु को क्या करता है, एक ही जगह पर फोकस कर देगा, क्योंकि इसकी फोकस बिंदु पीछे की ओर होती है, तो इस तरह से फोकस कर देगा इसके पीछे। और अवतल क्या करता है, ये किरणों को फैलाने का काम करता है। जैसे छोटे बिंदु से निकलने वाली किरणों को इस तरह से फैलाएगा, यहाँ से जाएंगी और इस तरह से फैल जाएंगी, ये इस तरह से जाएंगी। इसलिए क्या करती है, हमको ये छोटी वस्तु बड़े रूप में दिखाई देती है, और ये बड़ी वस्तु जो है आपकी वो छोटे रूप में दिखाई देती है। ठीक, ये दो तरीके की होती है। इससे बोलते हैं हम लोग आवर्धक कांच, और ये कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग लेंस होती है आपकी। प्रकाश किरणों को फैला देती है ये पूर्ण तरह से। जैसे आपका उत्तल लेंस का उपयोग किस में होता है, ये उपयोग बिल्कुल याद रखना, दूरबीन में होता है, कैमरे में होता है, मानव नेत्र में होता है। और इसका उपयोग भी दृष्टि सुधारने में इसका उपयोग होता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक, इसमें याद रखना कि ये निकट दृष्टि दोष के लिए यूज होता है, और उत्तल दर्पण आपका किस में होता है, आपका दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि को देखने के लिए, और ये निकट दृष्टि के लिए। ठीक, जैसे अभी मैंने आपको समझा दिया, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो समझा दिए हैं। इस टाइप से क्या होगा, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से किसका उपयोग किया जा सकता है। ओके, अब लेंस की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, वही चीज़ें हम लोग जैसे दर्पण में हमने देखी थी, अलग अलग प्रकार के, जैसे वक्रता केंद्र और फोकस दूरी वगैरह। तो यही चीज़ हम लोग लेंस में भी हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे हो गया आपके प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के केंद्र से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होती है, जैसे लेंस है ये आपकी उत्तल लेंस है, इसके बीच से जो कोई भी रेखा जैसे गुजर रही है आपकी लेंस के केंद्र से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस का जो केंद्र होता है, ये वाला आपका केंद्र बिंदु होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग ओ। ठीक, और फोकस किसे कहते हैं, वही समानांतर रेखा जहाँ पर एक बिंदु पर मिलती है, ये इस तरह से। ठीक, क्या हो रही है, ये इस तरह से जा रही है, और आपकी यहाँ पर मिल रही है, एक सेकेंड, फिर से इस तरह से जा रही है और यहाँ पर मिल रही है, और ये वाली भी इस तरह से जा रही है और यहाँ मिल रही है। तो ये होता है आपका फोकस। अवतल लेंस में कैसे बाहर की ओर दिखाई देगी। ठीक है, हमको चलिए, फोकस दूरी हो गई। फोकस दूरी किसे कहेंगे हम लोग, जो लेंस के केंद्र और फोकस के बीच की दूरी, वही चीज़ वापस हो गई। लेंस का केंद्र हो गया और आपकी फोकस, ये दूरी हो, फोकस हो गया, और इसके बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी कहते हैं। एप्लीकेशंस अलग अलग। लेंस का सूत्र, ठीक, लेंस का सूत्र बिल्कुल याद रखना। लेंस का सूत्र क्या होता है, एक फोकस दूरी है, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, v माइनस यू। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, फोकस दूरी बराबर होता है आपका v माइनस यू। अब v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u क्या होती है, आपके जब प्रतिबिंब बना है जिस वस्तु का, उस वस्तु की दूरी। लेंस से कोई वस्तु जितनी दूरी पर होता है इसके वक्रता केंद्र से, उसको बोलते हैं हम लोग u, और जहाँ पर ये वस्तु का जो चित्र बन रहा है आपका, और इसके बीच की दूरी को बोलते हैं हम लोग v। ये दो प्रकार की दूरी होती है। अब कुछ संकेत के नियम भी होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि कई भी न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करने के लिए बहुत काम में आती हैं ये चीज़ें। तो चलिए इसे समझते हैं हम लोग। जो वस्तु होती है वो हमेशा कैसे दिखाई देती है, अगर बाएं तरफ दिखाई देती है तो u हमेशा हम लोग कैसे दे देंगे, ऋणात्मक रूप में लेते हैं, और प्रकाश की दिशा दाएं ओर मानी जाती है। ठीक,
अब जैसे उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, आपकी धनात्मक में होती है, और अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब दूरी जो होती है वो छवि वास्तविक है अगर तो धनात्मक में आएगा, आभासी बन रही है तो वो ऋणात्मक में आएगी। आवर्धन, आवर्धन किस तरह से हो रहा है, लेंस द्वारा छवि के आकार और वस्तु के आकार के बीच के संबंध को हम लोग बोलते हैं आवर्धन। अर्थात जैसे आपका वस्तु है, ये लेंस है, इस वस्तु से लेंस से आपकी क्या होती है, आवर्धित होती हुई वस्तु को दिखाई देती है, ठीक। अर्थात ये छोटी सी वस्तु और ये आवर्धित करते हुए दिखाई देती है, तो इसे बोलते हैं हम लोग आवर्धन, यानी बड़ा करके दिखाई दिया है उसने। तो एच आई जो होगी आपकी छवि की ऊंचाई होगी, या आई होगी आपकी छवि की ऊंचाई, और ओ होती है वस्तु की ऊंचाई। लेंस सूत्र से छवि का स्थान, पोजीशन, साइज और नेचर जो है वो अलग अलग प्रकार से लगाया जा सकता है। जैसे सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है, बड़ी छोटी, ये कई नियम होते हैं इसके, वो आपको ध्यान में रखने हैं। लेंस की क्षमता जो होती है वो हम लोग किस में दिखाते हैं, हम लोग डायोप्टर के रूप में दिखाते हैं, ये याद रखना। ठीक, डायोप्टर याद रखना इसमें। और एक डायोप्टर जो होता है वो उस लेंस की क्षमता या जिसकी फोकस दूरी है 1 मीटर हो उसके बराबर होती है। साइन क्या होते हैं, कन्वेंशन, जैसे उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में जो आपका डायोप्टर है वो धनात्मक होता है हमेशा उत्तल लेंस में लेंस की क्षमता, और अवतल लेंस में क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है ना। अभी हम लोगों का ये प्रकाश वाला जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, न्यूमेरिकल्स में करवा दूंगी आपको, और एक एक चीज़ जो है वो डिटेल में करवाऊंगी आपको दर्पण से रिलेटेड, ओके, लेंस से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका दर्पण और लेंस। मैंने यहाँ पर आपको क्या है बेसिक चीज़ें बता दी हैं क्या क्या होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।